इसके पहले की जो क्लास है उसमें आपने विद्युत शक्ति पारेषण में जो मुख्य बिंदु थे उनके बारे में समझा कि उसमें कौन कौन सी वोल्टेज सीमा वाली लाइनें आती हैं और उनको किस प्रकार से अप डाउन करके पूरा जो पारेषण की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत जो विद्युत वितरण लाइन है उसको समझने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, सब स्टेशन से उपभोक्ता तक विद्युत सप्लाई की आपूर्ति करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जिसमें आप लोगों ने दो प्रकार की लाइनें देखी थी, जिसमें आपकी 33 kV 11 kV, ठीक, दो प्रकार की आपने क्या है लाइनों को इसमें देखा था। अब हम जब सब स्टेशन से जो उपभोक्ता तक लाइनों को लाते हैं तो उनका जो माध्यम होता है, ठीक, वह एक लाइन के माध्यम से हम उसको लाते हैं, ठीक, और जो वो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सर्वोपरि लाइन या ओवरहेड लाइन। सर्वोपरि लाइन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो सिर के ऊपर से जाती है, इसलिए शायद उसको सर्वोपरि लाइन बोला जाता है, ठीक, और ओवरहेड तो उसी का इंग्लिश है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है क्षैतिज लाइन और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जब समय में परिवर्तन हुआ तो अब आप लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पर हम सब स्टेशन से उपभोक्ता तक लाइन को लाने के लिए भूमिगत प्रणाली को भी अपनाने लगे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में सब स्टेशन से उपभोक्ता तक लाइन को ले जाने की कौन कौन सी प्रणाली है तो आप बताओगे पहली है ओवरहेड लाइन और दूसरी क्या हो जाती है भूमिगत लाइन। लेकिन अभी आपको ओवरहेड लाइन के बारे में देखना है जो दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें जो पोल रहेगा उसके ऊपर जो हम तारों को व्यवस्थित करेंगे वही हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। आप लोग भी जानते हैं जब सब स्टेशन से लाइन आती है तो कितने तार आते हैं, तीन तार आते हैं, ठीक, और जब वही लाइन हमारे कॉलोनी के DTR में जाती है और उसके बाद वहां से कितने तार निकलते हैं, चार तार, ठीक, उसमें एक तार किसका शामिल हो जाता है, न्यूट्रल का, ठीक। तो अब यदि हम क्षैतिज की बात करें, ठीक, तो क्षैतिज की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ डायग्राम देखना। मान के चलिए क्या है, ये हमारा पोल है, ठीक, इस पे हमने क्या लगा दिए, गार्डिंग लगा दी, ठीक। अब गार्डिंग के ऊपर आपको पता है क्या लगे होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं, ठीक, ऐसे फूल जैसे तो नहीं रहते, ठीक, इस टाइप के रहते हैं, ठीक, तो ऐसे क्या रहते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हमें लाइन को लाना रहेगा तो जो हमारा जो वायर है वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, नीचे वाली गार्डिंग से ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यदि जो वायर जाता है, जो इस प्रकार से जो यदि वायर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज, ठीक, क्योंकि इसमें जो गार्डिंग लगी है वो कैसी लगी है, क्षैतिज में लगी है, ठीक, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्षैतिज लाइन बोल दिया, ठीक। और यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो इसमें जो पोल रहेगा और उसमें जो लाइन जाएगी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक। अब आप भी समझते हैं कि जब सब स्टेशन से लाइन आएगी और वह हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि गुजरेगी तो उसकी जो रेंज रहेगी वह वर्टिकल की अपेक्षा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक। तो इसमें जो वोल्टेज सीमा आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले तो आप हाई रेंज ले लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगी, 33 kV आ जाएगी, ठीक, और यदि दूसरी रेंज ले लें तो हम यहाँ क्या आ जाएगी, 11 kV आ जाएगी, ठीक। तो यह हमको जो दो रेंज है वो इसमें देखने को मिलती हैं, किसमें, आपकी क्षैतिज लाइन में, ठीक है। अब हम ओवरहेड लाइन में दूसरी लाइन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक।
अब इसमें क्या होता है, पोल तो बिल्कुल सेम ही लगेगा, ठीक। कभी किसी ने देखा कि पोल सीधा ना हो के लेटा हुआ लगा हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। पोल हमेशा सीधा ही लगा होता है, तो इसमें भी पोल क्या लगा रहेगा, इस प्रकार से सीधा लगा रहेगा, ठीक। बस इसमें अंतर ये हो जाता है कि हम गाड़ी यहाँ पर इस प्रकार से लगाते हैं और यहाँ क्या लगाएंगे, इंसुलेटर, ठीक। फिर गाड़ी लगाएंगे, फिर इंसुलेटर लगाएंगे, फिर, ठीक। इसको कई लोग एंगल भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्रॉस आर्मी भी बोलते हैं, ठीक। जो तुम्हारे यहाँ प्रचलित हो अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक। अब इसमें जो है तारों को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, ठीक। और यहाँ से हमारा आप लोगों ने भी जनरली देखा होगा कि ये हमारा L1 हो जाता है, L2 हो जाता है, L3 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। और इस प्रकार से हमारी लाइन क्या है, यहाँ से इस प्रकार से गुजर जाती है, ठीक। और ये हमारा पोल रहता है। तो समझ में आया, ठीक, कि क्या होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्या होता है वर्टिकल। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने विद्युत का पारेषण देखा था कि जब हम विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो हमें कौन कौन से अवयव और कारक का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपने विद्युत का उत्पादन देखा था, विद्युत का ट्रांसमिशन देखा था और विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। लेकिन जो आज की क्लास है इसमें आपको ये समझना है कि आप लोग भी जानते हैं कि दो तरह की विद्युत हम यूज करते हैं, एक एसी होती है जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, दूसरा डीसी होती है जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो हम ट्रांसमिशन का जो पूरा कार्य है वो एसी धारा पर ही क्यों करते हैं, डीसी पर क्यों नहीं करते? क्या कारण है कि हम पूरा जो ट्रांसमिशन, उत्पादन एवं ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सब किस पर करते हैं, एसी धारा पर करते हैं, ठीक। तो उसके बारे में हमें दोनों की तुलना करना है और समझना है कि हम क्यों एसी धारा पर विद्युत का ट्रांसमिशन करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जब हम तुलना करते हैं और जिस चीज के लाभ ज्यादा रहते हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हमने दोनों का कंपैरिजन किया तो हमें जो एसी धारा में ट्रांसमिशन लाइन के जो लाभ हैं वो हमको क्या हुए, बहुत ज्यादा प्राप्त हुए। इसलिए जो हमने पूरा पारेषण है वो किस धारा पर अपनाया, एसी धारा पर, ठीक। और आज वही हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बिंदु हैं कि हमने क्यों ट्रांसमिशन का कार्य एसी धारा पर किया है, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, समझना है। जिसमें आप लोग देखेंगे जो पहला बिंदु है निम्न लागत पर पारेषण। आप लोग भी जानते हैं कि जब हम एसी धारा का उत्पादन करते हैं तो वहां पर क्या होती है, लागत कम आती है, किसकी, डीसी की अपेक्षा। और यही कारण है कि हम इसका उत्पादन करते हैं, चाहे वह हाइड्रो पावर प्लांट हो, थर्मल हो, गैस हो, सबके माध्यम से क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और उसकी जो लागत है वह एक डीसी धारा में परिवर्तन और उसके उपयोग से क्या आती है, कम आती है, आधी आती है, या जो भी परसेंट हो उसका, तो क्या आती है, कम आती है। और जो इसका पारेषण है वो क्या होता है, हम निम्न लागत पर कर पाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग भी जानते हैं कि जब हमें लागत कम आएगी हम उसी लाइन का चुनाव करेंगे। और इसमें क्या होता है, जब हम एसी विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसमें लागत कम आती है, इसलिए हम ट्रांसमिशन का कार्य किस पर करते हैं, एसी विद्युत धारा पर। दूसरा बिंदु है उच्च वोल्टता पर उत्पादन। आप लोग भी जानते हैं कि एसी विद्युत धारा भारत में हम जनरली 11 kV और 33 kV पर हमको क्या मिल जाती है, इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो डीसी का मैक्सिमम उत्पादन है वह 650 वोल्ट तक ही हमें क्या है, देखने को मिला है। अब ये बताइए 650 वोल्ट यदि हम इसको उत्पादित करेंगे तो हम क्या ट्रांसमिशन करेंगे और साथ ही साथ हम उसका कितना उपयोग कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन के लिए डीसी धारा संभव नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एसी धारा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्योंकि हम इसको उच्च वोल्टता पर क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं 11,000 वोल्ट आ जाता है, ठीक, 33,000 वोल्ट आ जाता है। यह चीजें आपको क्या हो जाती है, देखने को
मिल जाती हैं। तीसरा है सरल वोल्टता परिवर्तन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें एसी धारा को वोल्टता परिवर्तन करना रहता है तो हमें ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप भी कर लेते हैं और वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन भी कर देते हैं। ठीक, और उसमें जो हमें आउटपुट मिलता है वह हमको 95 से 98% तक क्या हो जाता है, मिल जाता है। मतलब 3% 4% का मात्र लॉस होता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम डीसी में क्या करते हैं, वोल्टता का परिवर्तन करते हैं, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है, या तो रोटरी बूस्टर लगाना पड़ता है या हमें क्या लगाना पड़ता है, रजिस्टर लगाना पड़ता है। और जब रजिस्टर लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर का मान होता है उतनी धारा का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और वह हमारी जो धारा है वह क्या हो जाती है, बेकार चली जाती है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। हम आसानी से ट्रांसफार्मर जो कि एक स्टैटिक डिवाइस है उसके माध्यम से हम इसका वोल्टता परिवर्तन आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर पाते हैं। इसलिए हमने पारेषण के लिए किसको अपनाया, एसी विद्युत धारा को। जो हमारा अगला बिंदु है उपकरण की सरल संरचना। यह बिंदु भी बहुत उपयोगी है। क्या होता है कि आप लोग ने भी देखी होगी कि जो 5 HP की डीसी मोटर है और जो 5 HP की एसी मोटर है वह डीसी मोटर की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उसकी जो बनावट है वह सरल होती है, उसके पार्ट्स वगैरह आसानी से अवेलेबल होते हैं। ठीक, उसकी रिपेयरिंग क्या होती है, आसान होती है। इसीलिए जो एसी मोटर की है वो रिपेयरिंग वगैरह सरल रहती है और उसका आकार भी डीसी मोटर की अपेक्षा क्या होता है, और उसकी संरचना भी क्या होती है, आसान होती है, और आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए हम पारेषण लाइन में किसका यूज करते हैं, एसी विद्युत धारा का ही यूज करते हैं, जिससे जो उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं उनका उपयोग करने में हमको क्या हो, आसानी हो, सुगमता प्रदान हो। अगला जो बिंदु है सरलता से डीसी में परिवर्तन। यह तो आप लोग भी सब लोग जानते हो कि हम बिल्कुल आसान तरीके से एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में बदल देते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया है, जिसमें आपने डायोड की सहायता से क्या किया है, एसी धारा को किस में बदल दिया है, डीसी धारा में। उसके साथ साथ एक रोटरी कन्वर्टर होता है, वह भी क्या करता है, एसी विद्युत धारा को किस में बदल देता है, डीसी विद्युत धारा में बदल देता है, और हम इसका आसानी से उपयोग कर पाते हैं। आप लोग ने भी इन्वर्टर चार्जिंग वगैरह में देखा होगा कि किस प्रकार हम डायोड का एक परिपथ बना के आसानी से बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल चार्जर, हर जगह तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वहाँ हम क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, एसी विद्युत धारा को डीसी में बदलकर उसका उपयोग कर पाते हैं। यही सब कारण है जिनके माध्यम से हमने पारेषण लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी विद्युत धारा को चुना, एसी विद्युत धारा को चुना। ठीक, और डीसी विद्युत धारा के लाभ कम होने की वजह से या एसी विद्युत धारा के लाभ अधिक होने की वजह से हमने पारेषण लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में जब सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसके लिए हमने किसका चुनाव किया, एसी विद्युत धारा का। तो सबको क्लियर हुआ कि क्यों हमने पारेषण लाइन में एसी विद्युत धारा का चुनाव किया। ठीक है।